आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, पूछते नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने पैसे और बिजनेस को सीरियस लेते हैं। लोग पूछते हैं दुबई में बिजनेस कंपनी कैसे सेटअप करें, कनाडा में टैक्सेस कैसे सेव करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। आपके लिए कौन सा कंट्री, कौन सा मुल्क ज़्यादा सूटेबल है आपकी सिचुएशन के लिए। मैं रोज़ाना क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ दुबई में, कनाडा और इंटरनेशनली भी, और मैं देखता हूँ लोग गलत जुरिस्डिक्शन चूज़ कर लेते हैं, गलत मुल्क चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम, मेहनत और पैसा ज़ाया होता है क्योंकि उनको पूरी पिक्चर नहीं पता होता। तो इस वीडियो में मैं पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा 3 मुल्कों के बारे में, दुबई, यूएई, पनामा और कनाडा, और इन तीनों कंट्रीज़ की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, और फिर आप डिसाइड करें कि आपकी सिचुएशन के लिए कौन सा कंट्री बेहतर है। ये 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये आपको हज़ारों लाखों डॉलर सेव कर सकते हैं। तो हमारे लोग पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन डायस्पोरा, देखिए हम लोग मेहनत में किसी से कम नहीं है। कनाडा आए, ज़ीरो से शुरू किया, बिजनेस बनाया, फैमिली के लिए घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन एक चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं, वो है अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को सही से स्ट्रक्चर करना। हम लोग कहते हैं पहले पैसा कमाओ, स्ट्रक्चर बाद में कर लेंगे, और ये बड़ी एक्सपेंसिव सोच है मेरे ख्याल में। और दूसरी बात यह है कि जब कोई दुबई या पनामा की बात करता है, या तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं। देखिए दोनों चीज़ें गलत हैं। जो हमें, मेरे ख्याल में हमें सही इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो जिस कंट्री की वीकनेस है। तो इस वीडियो में मैं आगे आपको चल के 3 मुल्कों के बारे में बात करूंगा, दुबई, यूएई, कनाडा और पनामा। और तीनों मुल्क की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स, और फिर आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। अब बात करते हैं कनाडा की। बहुत से लोग कनाडा को हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन समझ के यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन कनाडा आपको 3 चीज़ें ऐसी देता है जो दुबई और पनामा आपको नहीं दे सकते। सबसे नंबर 1 चीज़ है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जी हाँ, हमारे लोग जब फॉर एग्जांपल अमेरिकन और यूरोपियन क्लाइंट्स से डील कर रहे थे, जब क्लाइंट पूछते हैं आपकी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो कनाडा का नाम सुनते ही एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो अमेरिकन और यूरोपियंस के साथ डील करते हैं। तो हैविंग अ कैनेडियन बिजनेस, कैनेडियन कंपनी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर ऐड कर देती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया या पाकिस्तानी कंपनी के तौर पे उनसे डील कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली डील्स में हेल्प करती है, पैसे में नहीं दिखती, लेकिन हैविंग अ कैनेडियन कंपनी, कैनेडियन बिजनेस से आपको डील्स और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट से डेफिनेटली आपको पैसा मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कनाडा में बिजनेस बैंकिंग का है। कनाडा में आप बिजनेस बैंक अकाउंट लेस 30 मिनट्स में ओपन कर सकते हैं, कंपेयर इट विद दुबई, जहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, स्पेशली अगर आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, आपको 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। और पनामा में भी सिमिलर टाइम लाइन है, स्पेशली हैविंग इंडियन और पाकिस्तानी पासपोर्ट और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हैविंग अ कैनेडियन कंपनी, आपको जितने भी मर्चेंट्स होते हैं, पेपाल, वाइस, वहाँ पे बैंकिंग में बहुत ईजी हो जाता है। और डेफिनेटली बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है वो किसी भी बिजनेस के लिए उसकी लाइफ लाइन होता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है SR&ED, साइंटिफिक रिसर्च एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंसेंटिव प्रोग्राम है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको बहुत लोग हमारी कम्युनिटी में नहीं जानते। ये आसान अल्फाज में एक ऐसा इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट आपको रिफंडेबल क्रेडिट्स देती है अपना एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने के लिए, जिसमें आप कोई इनोवेशन कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले रही हैं, तो गवर्नमेंट आपको कैश बैक देती है कि आप जितना खर्चा अपने बिजनेस के ऊपर करेंगे उसका एक सर्टेन पोर्शन गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। ये यूनिक एडवांटेज पनामा और दुबई में ऐसी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अब मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ कनाडा की लिमिटेशन के बारे में। यहाँ पे टैक्सेस स्मॉल बिजनेस के लिए फिर भी ठीक है, 9% फेडरल है और तकरीबन प्रोविंशियल 2-3% है। प्रॉब्लम बिजनेस टैक्सेस का नहीं है, लेकिन जब आप बिजनेस से टैक्स विड्रॉ करते हैं तो पर्सनल टैक्सेस कनाडा में बहुत जाता है। अगर आप $200,000 फॉर एग्जांपल कनाडा में कमा रहे हैं तो $80,000-90,000 जो है वो टैक्सेस में चला जाता है। और ये आपको इसकी तकलीफ और भी ज़्यादा तब होती है जब आपको ये पता चले कि दुबई में फॉर एग्जांपल अगर आप $200,000 कमा रहे थे तो वो ज़ीरो टैक्स होना था। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बात करते हैं दुबई की, और सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा, दुबई में 0% टैक्स नहीं है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिली गैदरिंग्स में, सबको यही लगता है दुबई में 0% कॉर्पोरेट टैक्स है। ऐसा नहीं है। 2023 में, जून 2023 में दुबई ने जो है वो ऑलरेडी 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया हुआ है। तो दुबई में सिंपली कंपनी बना देने से आपको 0% टैक्स नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पे क्वालिफाइंग फ्री जोन्स हैं कुछ, जहाँ पे अगर आप कंपनी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं। उसके लिए वहाँ पे आपको इकोनॉमिक सब्सटेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी बना दी और 0 टैक्स मिल गया।
अब दुबई में कंपनी कैसे बनाते हैं, क्वालिफाइंग फ्री जोन कैसे सेटअप होता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, वो स्ट्रक्चर कैसे करना है, इसके लिए मेरे चैनल पे एक पूरा वीडियो है, वो आप जाके देख लें, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। दूसरी एक बहुत बड़ी मिथ है जी, दुबई सिर्फ अमीरों के लिए है। देखिए, दुबई में जो सेटअप कॉस्ट होता है वो तकरीबन $5,000 से $10,000 तक आता है, डिपेंडिंग अपॉन किस फ्री जोन में आप सेटअप करें। लेकिन अगर आप $200,000 से ज़्यादा बनाते हैं तो ये कॉस्ट तो आपके पहले साल में ही पर्सनल टैक्स सेविंग में रिकवर हो जाती है, क्योंकि दुबई में ज़ीरो टैक्स है। तो दुबई में मूव करना खर्चा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अगर आप जेन्युइनली दुबई में रहते हैं और दुबई के टैक्स रेजिडेंट हैं तो आप सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप $200,000 या उससे ज़्यादा बनाते हैं तो कनाडा में अगर आप होते हैं तो $80,000-90,000 आप टैक्सेस में दे रहे हैं। दुबई में ज़ीरो टैक्स, किसी को कोई शेयर नहीं देना। दुबई में हाई अर्नर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग्स है और एक अच्छा लाइफस्टाइल है। दूसरा, दुबई का सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है या पॉइंट है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, वो है होल्डिंग कंपनी बनाना। हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिसका कनाडा में बिजनेस है, एक फैमिली बिजनेस इंडिया या पाकिस्तान में, और कुछ फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स यूके में। हर चीज़ अलग-अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में पड़ी हुई है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप एक दुबई में किसी भी एक फ्री जोन में एक कंपनी बना सकते हैं, वो एक कंपनी होल्डिंग कंपनी, और उस कंपनी के अंडर ये सारे एसेट्स, आपका पाकिस्तानी बिजनेस, कैनेडियन बिजनेस सारे, और दुबई में पर्सनल टैक्स कितना है, ज़ीरो। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सीरियस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस स्ट्रक्चर में दुबई ऑफ कोर्स विन करता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जिसमें दुबई विन करता है वो है फाउंडेशन। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में उर्दू कंटेंट में ज़्यादा कोई बात करता नहीं। आसान अल्फाज में, फाउंडेशन आपकी फैमिली वेल्थ का हकीकी तहफ़्फ़ुज़ होता है। फाउंडेशन एक सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, या आसान अल्फाज में आप कंपनी बोलें, जिसके अंदर आपकी फैमिली के जितने भी बिजनेसेस होते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारा फाउंडेशन के अंदर आ जाता है। और फाउंडेशन क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी होती है और आपसे अलग और लीगली प्रोटेक्टेड होती है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई आपके ऊपर केस करता है, कोई लॉ सूट करता है, लॉ सूट फाइल करता है, तो आपके जितने भी एसेट्स हैं, क्योंकि वो आपके नहीं हैं, वो फाउंडेशन के हैं, तो वो लीगली प्रोटेक्टेड है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज फाउंडेशन का ये होता है कि जब खुदा न खास्ता जब आप की डेथ हो जाती है, तो हमारे कल्चर में नॉर्मली क्या होता है, डेथ के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर, लॉयर्स, फैमिली की फाइट्स। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन बनाई हुई है तो उसमें सॉर्ट ऑफ एक विल होती है जिसमें आपकी मर्जी के मुताबिक एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमारे पाकिस्तानी, हम बाहर आते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा में आए, बिजनेस बनाया, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और हमारी सबसे बड़ी फ़िक्र ये होती है कि हमारे जितने भी हमने मेहनत की और हमारे बाद ये एसेट्स फैमिली को या आपकी जनरेशन को कैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो ये जो फाउंडेशन है ये उसको एड्रेस करती है, उसकी गारंटी देती है। तो इसके लिए दुबई में एक स्ट्रक्चर है, DIFC में, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में फाउंडेशन बनती है, और ये दुबई में सबसे बेस्ट है। और दुबई में क्या है, ज़ीरो टैक्स है। तो अगर वहाँ पे आप फाउंडेशन बनाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है, और आपकी जनरेशनल या स्टेट या सक्सेशन प्लानिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। और एंड पे अगर मैं दुबई की लिमिटेशंस की बात करूँ तो ऑनेस्टली दुबई का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्स सिस्टम है, वो तब काम करता है जब आप फिजिकली दुबई में रहते हैं। अगर आपने खाली कंपनी दुबई में बनाई और आप खुद फॉर एग्जांपल कनाडा या यूके में रह रहे हैं, तो दुबई के जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, आप क्योंकि दुबई के टैक्स रेजिडेंट हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दुबई की जो रिकरिंग कॉस्ट हैं, $5,000 $10,000 लाइसेंस रिन्यूअल में, वीज़ा रिन्यूअल में, उसको भी आपको बजट रखना चाहिए। अब चलते हैं पनामा की तरफ, और मेरे ख्याल में ये तीनों मुल्कों में से सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला मुल्क है। मैं जानता हूँ, मैंने जैसे ही पनामा का नाम लिया आपके ज़हन में आया पनामा पेपर। 2016 में एक ग्लोबल स्कैंडल हुआ जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसेस, ऑफशोर कंपनीज एक्सपोज हुई। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी बात समझाता हूँ, वो स्कैंडल टैक्स इवेजन्स के ऊपर था, इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज़, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर था। लेकिन आज हम जिस पनामा की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। 2023 में फैटफ, जो कि एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उसने ग्रे लिस्ट से पनामा को रिमूव कर दिया। 2025 में यूरोपियन यूनियन ने भी पनामा को हाई ज्यूरिसडिक्शन से रिमूव कर दिया, जो ये चीज़ साबित करती है कि इंटरनेशनली ये माना गया है कि पनामा ने रिफॉर्म्स किए हैं, और अब तो बिजनेसेस के लिए बैंकिंग एक्सेस भी ईजी हो रहा है जो लेजिटिमेट बिजनेसेस हैं वहाँ पे। पनामा का पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ का टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पनामा में रहते हैं और आपकी इनकम फॉरेन सोर्स्ड है, तो पनामा में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, ना पर्सनल टैक्स, ना ही कॉर्पोरेट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पनामा में रहते हैं और आपके क्लाइंट्स यूके में हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेंट है और आपके क्लाइंट्स यूके USA में हैं,
और पनामा में अगर आप रह रहे हैं तो आपको लीगली ज़ीरो टैक्स देना है, पर्सनल भी और कॉर्पोरेट भी। दुबई के साथ अगर कंपेयर करें तो दुबई में पर्सनल टैक्स तो ज़ीरो है, लेकिन कॉर्पोरेट अब वहाँ पे 9% है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उन के लिए जो डिजिटल बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, पनामा का सबसे अच्छा जो फीचर है जिसमें पनामा विन करता है मेरे ख्याल में, वो यहाँ के प्राइवेट इंटरेस्ट फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि आप इसको एक सेपरेट कंटेनर लीगल एंटिटी के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, जो आपकी फैमिली वेल्थ को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती है बल्कि आपको सक्सेशन प्लानिंग के आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, विल आप समझ सकते हैं उसका एक एडवांस्ड वर्जन है जो कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या अमीर लोग इस चीज़ को अपनी सक्सेशन प्लानिंग में यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत से लोग फॉर एग्जांपल कनाडा आए, मेहनत की, बिजनेस किया, प्रॉपर्टीज़ बनाई, लेकिन आपकी डेथ के बाद क्या होता है, 2-3 नुकसान होते हैं। एक सबसे बड़ा क्या, कोर्ट कचहरी के चक्कर, क्योंकि वो इनहेरिटेंस इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती, और अगर आप कनाडा में हैं तो यहाँ पे आपको प्रोबेट फीस लगती है। जैसे ही यहाँ पे कनाडा में किसी की डेथ होती है ना फॉर एग्जांपल, तो आपको 1.5% तक, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 मिलियन की प्रॉपर्टी थी तो 1.5 या 150,000 जो है वो आपको कोर्ट को देना है। तो फाउंडेशन आपको इससे प्रोटेक्ट करती है। ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये फाउंडेशन कैसे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ और अमीर लोग बनाते हैं, ट्रस्ट क्या होता है, इससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, कितना आपको टैक्स में सेविंग्स हो सकती है, और साथ ही साथ इससे बनाने का कितना खर्चा आता है। तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि पनामा में ये स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप पनामा में बना सकते हैं। दुबई में भी अवेलेबल है, लेकिन पनामा में ये ज़्यादा प्राइवेट है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि कैनेडियंस को और हमारी कम्युनिटी में बहुत कम होती है, लेकिन होनी चाहिए। आप अपनी सक्सेशन प्लानिंग अपने जीते जी अच्छे से करें, अपनी मर्ज़ी से करें, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फाउंडेशन एक ऐसा टूल है जो आपको यूज़ करना चाहिए। और ये पनामा का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। पनामा की अगर एक ऑनेस्ट लिमिटेशन की बात करें तो वो यहाँ की बैंकिंग है। देखिए, यहाँ पे कंपनी ओपन करना आसान है, लेकिन बैंक अकाउंट ओपन करने में आपको 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, और स्पेशली अगर आप इंडियन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो ये और भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप मल्टीपल जो है वो EMIs यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइज और डिजिटल बैंक अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बैंकिंग कंपैरेटिवली अगर आप फॉर एग्जांपल कनाडा से कंपेयर करते हैं तो बैंकिंग यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। अब 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें, और मैंने ये टेबल एक कंपैरिजन के लिए लगा दिया जहाँ पे तीनों कंट्रीज़ को मैंने साइड बाय साइड डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ये टेबल देख के आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि हर कंट्री हर चीज़ में बेस्ट नहीं है, हर कंट्री के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और जो इंसान सब कुछ एक जगह पे रखता है तो वो बेस्ट केस सिनेरियो में नहीं होता। और एंड करने से पहले 3 सबसे कॉमन गलतियां जो मैं अपने क्लाइंट में देखता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है किसी एक कंट्री पे डिपेंड करना। मेरे ख्याल में जो सीरियस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मल्टी जुरिस्डिक्शन का बेनिफिट लेते हैं। हर कंट्री का देखें अपना एक बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल आप दुबई में होल्डिंग कंपनी बनाते हैं, ऑपरेटिंग कंपनी आप कनाडा में बनाते हैं, और कनाडा का जो SRNED या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ का बेनिफिट आप लेते हैं। और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को एक जुरिस्डिक्शन तक लिमिट ना रखें। देखिए, मल्टीपल कंट्रीज एक्सप्लोर करें, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाइप के ऊपर डिसीजन लेना। देखिए, आपके दोस्त ने दुबई में कंपनी बनाई, दुबई शिफ्ट हुआ, और आपने कहा चलें जी मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, पनामा बहुत ज़बरदस्त है, पनामा में कंपनी बनानी चाहिए, यहाँ पे टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम है। आपने कहा चले मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। देखिए, आपकी सिचुएशन अलग है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अलग है, आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन को एनालिसिस करें और फिर देखें कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं जो क्लाइंट्स में देखता हूँ वो सारा कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टी जुरिस्डिक्शन स्ट्रक्चर्स बनाना। तो आप 1 घंटे की एक प्रोफेशनल एडवाइस किसी अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट या जो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन या स्ट्रक्चर्स को समझता हो उससे अगर आप ले लेंगे तो ये आपको हज़ारों और लाखों डॉलर्स का नुकसान जो बाद में होगा उससे बचा सकता है। तो कारोबारी को आज का क्विक रिकैप हमने 3 कंट्रीज़ के बारे में देखा, और हमने ये देखा कि कनाडा बैंकिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, दुबई होल्डिंग कंपनी और टैक्सेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप वहाँ पर रहें, और पनामा
फाउंडेशंस और एसेट प्रोटेक्शन के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। और सबको मिला के जो हमने एक चीज़ देखी वो ये है कि कोई भी एक कंट्री परफेक्ट नहीं है, और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं और आप अपनी सिचुएशन को फुली ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा जो बेनिफिट है वो लेना चाहिए और मल्टी जुरिसडिक्शन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मैं अपने चैनल पे दुबई बिजनेस सेटअप, कनाडा के टैक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर चुका हूँ, और अगर आपको उसके बारे में मज़ीद जाना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट क्या होता है, फाउंडेशंस क्या होती हैं, और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन स्ट्रक्चर्स का बेनिफिट लेके कैसे लाखों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए पैसा ज़्यादा होना ज़रूरी है, अगर आप एक रीज़नेबल इनकम भी अर्न कर रहे हैं तो भी ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आप अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन को डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी सिचुएशन को ब्रीफली 2 लाइनों में एक्सप्लेन करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको आंसर करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करें और किसी बिजनेस ओनर के साथ शेयर करें जिसके लिए एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसी वीडियोज़ बहुत कम रीच करती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।